नमस्कार विद्यार्थियों। इतिहास की पिछली क्लास और इस क्लास में थोड़ा गैप तो हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि इस बार सबसे ज़्यादा अगर किसी को अध्ययन पर ध्यान देना है तो वो आप लोग हो। क्यों, इस बार जब तक स्कूल ओपन होते हैं तब तक क्या है, आप लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है कि स्टडी पर मन लगा फोकस रखें, मन लगाकर स्टडी करें। तो अपन इतिहास में सेकंड लेसन पढ़ रहे थे। सेकंड लेसन में जिसका मैं नाम बताया था आपको सेकंड लेसन का, वो सेकंड लेसन का नाम था अपना भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। यानी एक ऐसा दौर आया था जिस दौर में क्या है, भारत एक तरह से विकसित अवस्था में था। यानी भारत के लोगों का जीवन शैली, जीवन मान लो, जीवन स्तर मान लो, रहन सहन मान लो, सामाजिक जीवन मान लो, उन्नत अवस्था में था। इसलिए इस दौर को अपन स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्वर्णिम पृष्ठ की पहली कड़ी अपन देखें मौर्य काल। अब मौर्य काल के प्रमुख शासक और राजनीतिक जीवन, मैंने उनका राजनीतिक उपलब्धियां उनकी बता दी थी आप लोगों को। जैसे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, फिर द्वितीय शासक बिंदुसार थे, तृतीय शासक अशोक थे। अब अशोक के बारे में अपने राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ ली उनकी। अब देखो सम्राट अशोक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि साहब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व है। और कलिंग युद्ध ने उसके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, और हिंसा का त्याग कर दिया, युद्ध का परित्याग कर दिया। और उस समय के जो बौद्ध धर्म गुरु थे मोगलीपुत्तिसु, उसके सानिध्य में उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म। अब देखो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद आम जनजीवन के लिए या आम जनता के लिए, शासक वर्ग के लिए, सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया या ऐसे नियम बनाए जिससे आम जनता का भला हो, लोगों को कोई कष्ट न हो, सामाजिक जीवन अच्छा रहे, धार्मिक जीवन अच्छा रहे। एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया, एक ऐसी नियमावली तैयार किया, ऐसा एक तरह से उसने क्या है क्लाइमेट तैयार किया उस दौर का, जिसमें क्या है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जीवन उन्नत अवस्था में पहुंच जाए। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक ने एक तरह से आम जनता के कल्याण के लिए एक विचारधारा का विकास किया, या जो उन्होंने काम किए उन कामों को सार रूप में अपन कहते हैं, वो कहते था धम्म। ये महत्वपूर्ण अशोक के जीवन में। अगर इस क्लास को 10th क्लास वाले भी अध्ययन करेंगे तो उनके लिए भी क्या है, इतिहास टॉपिक में आता है अशोक का दंभ। ये आज का बिंदु है अपना, अशोक का दंभ। यानी अशोक ने आम जनता के लिए, प्रशासक वर्ग के लिए, राजाओं के लिए, शासकों के लिए जीवन शैली की नियमावली बनाई या जीवन स्तर को सुधार के लिए प्रयास किए। उनको इस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया
जो परोपकारी हो, लोक कल्याणकारी हो, जनहितैषी हो। और इस पूरी प्रक्रिया को ही अपन क्या है, अशोक का दंभ कहते हैं। अशोक का क्या कहते हैं, दंभ कहते हैं। तो देखो यहां पर अब क्या चीज है अशोक का दंभ, और अशोक के दंभ को परिभाषित करें अपन तो स्वयं अशोक ने, ध्यान से सुनना, देखो स्वयं अशोक ने अशोक के दंभ को या अपने दंभ को परिभाषित किया है। और उसने देखो दूसरे स्तंभ लेख, अशोक ने अपने दंभ के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया, स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया। तो अशोक ने स्वयं ने इस दंभ को परिभाषित करते हुए दूसरा स्तंभ लेख है अशोक का, उस दूसरे स्तंभ लेख में उसने लिखा है, क्या लिखा है देखो, अपासीनिवे बहुकायात दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे चय। और इसका भावार्थ उसने क्या बताया है, भावार्थ उसने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो ध्यान से सुनना अशोक के दंभ की परिभाषा कि क्या है अशोक का दंभ। तो अशोक ने स्वयं उसके बारे में कहा है कि दंभ क्या है, प्रत्येक व्यक्ति, देखो इसकी परिभाषा देखे अपने, अशोक के दंभ की परिभाषा देखे अपने क्या है देखो। तो देखो उसने क्या कहा है, पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे। पहली बात है अशोक के दंभ की परिभाषा में कि प्रत्येक व्यक्ति पाप से दूर रहे, पाप से बचे। पहली परिभाषा में पहला व्यक्ति, देखो सार मिल जाएगा आपको, इस परिभाषा को देखोगे तो सार मिल जाएगा अशोक के दंभ का कि प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य करे। देखो बातें जानो ना, अशोक के दंभ का मतलब है, अशोक ने खुद परिभाषा दी है कि प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे, लोक कल्याणकारी कार्य करे। और देखो अबे दया दान, देखो ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, दया दान, सत्य पवित्रता, मर्दुता, का पालन करे, अवलंबन करे। ये परिभाषा दी है अशोक ने, खुद परिभाषित किया है अशोक ने अपने दंभ को कि प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता और मर्दुता का अवलंबन करे या पालन करे। यानी यहां पर देखो ये सार रूप में अशोक ने दंभ के बारे में बताया है, इसमें सारी बातें आ गई। अब अपन अशोक के दंभ के सिद्धांत पढ़ेंगे तो सिद्धांत में ही सार रूप में मिलेगा आपको, पूरी डिटेल पढ़ेंगे अशोक के दंभ की तो ये इसी परिभाषा में सार आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति पाप से बचे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता और मर्दुता का अवलंबन करें या पालन करें। ये सामान्य व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अशोक ने ये दंभ का पालन करने का एक तरह से निर्देश दिया है, बताया कि साहब दंभ का पालन कब कर पाओगे, दंभ किसे कहेंगे। तो साहब प्रत्येक व्यक्ति को पाप से दूर रहने के लिए कहा, लोक कल्याणकारी कार्य में लगे, दया दान सत्य पवित्रता और मर्दुता का पालन करें, अवलंबन करें, तो उसे कहेंगे दंभ। क्या कहेंगे बताओ, दंभ। तो ये सामान्य बेसिक परिभाषा मैंने बताया आपको अशोक का दंभ है। अशोक ने लोगों के जीवन शैली बदलने का प्रयास किया, जीवन शैली को लोक कल्याणकारी सत्यता पर आधारित चलने का प्रयास किया।
कि साहब प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से नैतिक जीवन का यापन करें, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करें, गुरुओं की आज्ञा का पालन करें, सामाजिक जीवन के नियमों का निर्वहन करें। इन सब को लागू करने के लिए और उनको पालन करने के लिए लोगों को एक तरह से एक रास्ता बताया, और उस रास्ते को अपन कहते हैं अशोका दम। क्या कहते हैं? अशोका दम। अब यहां पर यह तो सामान्य परिचय परिभाषा अशोक के दम की अपन ने देखी। अब यहां पर देखें अशोक के दम के प्रमुख सिद्धांत। अशोक के दम के प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत, अशोक के दम के प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखो, यानी परिभाषा में आपके कुछ दिख गए होंगे, उसी का सार यहां पर अपन देखेंगे। परिभाषा को गौर से पढ़ा तो सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। तो पहला सिद्धांत देखो इसका है अशोक के दम का, वह साहब सहिष्णुता। अशोक के दम का पहला सिद्धांत है क्या बताओ? सहिष्णुता। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। पहला सिद्धांत है सहिष्णुता, दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, तीसरा है आडंबर रहिता। आडंबरहीनता। और चौथा सिद्धांत है इसका लोक कल्याण। चौथा सिद्धांत क्या है इसका? लोक कल्याण। और ये देखो इसमें चार सिद्धांत आ गए, इसके प्रमुख सिद्धांत आ गए। चार सिद्धांत मुख्य रूप से आ गए। और अब इसमें देखो, इनके बारे में थोड़ा सा अर्थ बता देता हूं आपको। देखो, सहिष्णुता ये क्या चीज है? यानी सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबको साथ लेकर चलना। जैसे मान लो मैंने कहा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, किसने बताओ? अशोक ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म स्वीकार करे, अन्य धर्मों की अवहेलना शुरू कर दी। तो सहिष्णुता का मतलब ये होता है कि सहिष्णु, यानी जिसको आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जियो और जीने दो, कोटेशन हुआ होगा, तो जियो और जीने दो इसी का प्रतीक है। यानी खुद के विचारों का पालन करो तो दूसरे के विचारों का भी सम्मान दो, यह सहिष्णुता कहलाती है। अशोक ने दम के चार सिद्धांत बताए मुख्य रूप से। सहिष्णुता का मतलब होता है साहब खुद भी जियो और दूसरे को जीने दो, खुद के विचारों का पालन करो, खुद के विचारों का प्रचार प्रसार करो, लेकिन दूसरे के विचारों पर पाबंदी न लगाएं, उनका सम्मान करें और उनमें कॉम्बिनेशन बिठाने का प्रयास करें। उसे कहते हैं क्या बताओ? सहिष्णुता। यानी विभिन्न विचारों में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न पंथों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में आपस में समन्वय बनाना क्या कहलाता है? सहिष्णुता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहिष्णुता। और देखो यहां पर अहिंसा, इसका अर्थ आप जानते होंगे कि प्राणी मात्र के प्रति हिंसा न करना, उसके प्रति दया भावना रखना, वो क्या कहलाता है? अहिंसा। और इसके आपको बताओ तो अशोक ने जीव हत्या पर बैन लगा दिया, युद्ध पर पाबंदी लगा दी, और जो राजभवन में जीव हत्या हुआ करती थी उस पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा पूरे लोगों को प्रेरित किया, मांसाहार को रोक लगाई और जीव हत्या को एक तरह से
न करने के लिए प्रेरित किया लोगों को, तो वो होता है अहिंसा। फिर आता है आडंबरहीनता। आडंबर का मतलब क्या होता है? आडंबर का मतलब होता है, यहाँ पर अगर इस एक शब्द में इस आडंबर को कहें तो आडंबर का मतलब होता है झूठा दिखावा, व्यर्थ दिखावा। तो आडंबरहीनता मतलब क्या है? इसका मतलब अशोक ने कहा कि साहब जो ये गलत परंपराएं हैं, गलत रीति रिवाज है, ये गलत दिखावा है, आडंबर है। जैसे मान लो पशु बलि है, एक तरह से आडंबर था, उसको उसने बैन लगाया। बड़े बड़े जो व्यर्थ यज्ञ हुआ करते थे, उसके लिए लोगों को जागरूक किया कि साहब ये आडंबर है, दिखावा है, और आडंबर दिखावे को दूर रहना ही अशोक का दम, उसने कहा। फिर आता है लोक कल्याण, यानी अशोक के दम के मुख्य सिद्धांतों में वो आता है कि साहब दम्भ क्या है? नैतिक जीवन जीना और लोक कल्याण करना। लोक कल्याण का मतलब ये होता है कि साहब जनता के हित में कार्य करना, जनता के हितैषी योजनाएं बनाना, उनको ऐसे जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना और उनके हित में कार्य करना, वो कहलाता लोक कल्याण। तो देखो सीधी सी बात है, अशोक ने अपने दंभ में क्या कहा है कि साहब एक ऐसी विचारधारा उसने बनाई जिस विचारधारा में लोगों का नैतिक उत्थान हो, आपस में जो सहिष्णुता बढ़े, हिंसा पर रोक लगे और आडंबर दिखावा समाप्त हो और लोक कल्याण के कार्य हो। लोगों को प्रेरित किया उसने, अशोक ने, कि साहब आप लोग क्या है, बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस प्रकार उसने क्या है, लोगों को जीवन शैली बदलने का प्रयास किया। उसी को अपन अशोक का क्या कहते हैं? दंभ कहते हैं। अशोक क्या कहते हो? तो दंभ कहते हैं। यानी उसने सीधी सी बात बताई है, क्या कहा है कि साहब 11वें और 12वें स्तंभ लेख में अशोक ने शिलालेख में कहा है कि साहब दंभ में आगे अगर अपन देखें तो माता पिता के आज्ञा पालन करना चाहिए, गुरुओं के आज्ञा पालन करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, जनहितैषी व्यक्ति को रहना चाहिए। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर ये अशोक के दंभ के सिद्धांत हैं, जिसको आप देखोगे और ये सिद्धांतों को देखोगे ना आप, तो आप उस परिभाषा में से निकाले गए ये सारी चीजें। तो मैंने परिभाषा आपको बताई कि अशोक ने अपने दंभ को क्या कहा है, परिभाषा अशोक के अनुसार देखिए अपन ने। अब यहाँ पर अशोक के क्या बताओ दंभ के अपन ने प्रमुख सिद्धांत देखे। अब देखो यहाँ पर अब आगे देखेंगे अपन कि साहब अशोक का दंभ आपके समझ में आया, अशोक के दंभ के प्रमुख सिद्धांत देखे अपन। अगला पॉइंट देखिए अपन, दंभ की लोक कल्याणकारी अवधारणा, यानी अशोक के दंभ की लोक कल्याणकारी अवधारणा। यानी इसका मतलब क्या है, अशोक ने दंभ को आगे विस्तृत रूप बताते हुए क्या लिखा है कि दंभ क्या है? दंभ है साहब जनता का कल्याण करना ही दंभ है, जनता के हित का कार्य करना ही दंभ है। तो उसने क्या किया, अशोक ने स्वयं सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण करवाया, कुओं का निर्माण कराया, सिंचाई की व्यवस्था उसने की, है ना। और देखो यहाँ पर जो बाह्य आडंबर थे, व्यर्थ कर्मकांड थे, उनको रोकने के लिए प्रेरित किया। लोक कल्याण के लिए उसने क्या कार्य किया अशोक ने? देखो कि साहब पहली बार तो उसने क्या किया, वृक्षारोपण किया, सड़कों का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया,
कुओं का निर्माण कराया, सिंचाई के लिए व्यवस्था की, तो खूब सारे लोक कल्याण कार्य किए। और इस लोक कल्याण को उसने आगे चलकर क्या कहा? दम कहा कि असली दम वही है, जनता का कल्याण करना। किसका कल्याण करना बताओ? जनता का कल्याण करना। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर अशोक के दम की लोक कल्याणकारी अवधारणा है। अब देखो उसने आगे पॉइंट पढ़ेंगे कि साहब दम के प्रचार के लिए उसने क्या किया। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे दम की नीति का क्रियान्विति। दम की नीति की क्रियान्विति कैसे की उसने, क्या प्रयास किए दम के लिए उसने। यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है तो उस विचार के प्रचार प्रसार का प्रयास भी करता है। तो अशोक ने देखो यहां पर क्या किया। अशोक ने अपने दम के प्रचार के लिए जनता में अनेक उपदेश दिलवाए, या मान लो स्तंभों का निर्माण करवाया, शिलालेखों का निर्माण करवाया। और ऐसे कहते हैं अशोक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रमुख जो बौद्ध विहार है उनकी यात्रा के लिए निकला करता था। अशोक की दम यात्रा कहते हैं। और उस दौरान वो जन कल्याण के कार्य करता था, जनता को प्रेरित करता था कि वो दम के नियमों को एक तरह से अनुपालना करें। इसके अलावा उसने दम महापात्र नियुक्त किए और उनके माध्यम से दम का प्रचार प्रसार किया। विदेशों में भी अपने दूत भेजे और दम का प्रचार प्रसार किया। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, बताया था ऐसा बौद्ध धर्म मानने वाले मात्र 1% भारत में हैं और संसार में खूब सारे देश है जहाँ पर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय उसका जाता है किसको? अशोक को। क्यों? अशोक ने अपने दम के प्रचार के लिए विदेशों में राजदूत भेजे साहब, विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की और उन अधिकारियों के माध्यम से दम को क्रियान्वित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से दम को उसने क्या है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं लास्ट दम नीति का मूल्यांकन। अब देखो दम नीति का मूल्यांकन देखेंगे अपने तो क्या पाएंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, मूल्यांकन का मतलब होता है अपन को उसको परखना है कि साहब ये नीति सही थी या गलत थी और उसका क्या परिणाम हुआ आगे। तो देखो अपन देखेंगे कि साहब अशोक ने जो नीति अपनाई, अगर उस नीति के बारे में अभी सोचें और प्रैक्टिकल में वर्तमान में देखें कि साहब वर्तमान में भी अगर इस नीति का पालन हो, कौन सी नीति का बताओ? दम नीति का। वर्तमान में भी अगर इस नीति का पालन हो तो वर्तमान में भी प्रासंगिक है और वर्तमान में मनुष्य जीवन की अधिकांश समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अगर वर्तमान में दम नीति का पालन किया जाए तो वर्तमान में प्रासंगिक है और वर्तमान में मनुष्य की लगभग सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है अगर अशोक के दम के सिद्धांतों का पालन किया जाए, अशोक के दम के नियमों का पालन किया जाए। तो उस समय आज से लगभग 2200 वर्ष पहले अशोक ने इस प्रकार के नियम बनाए जिससे लोगों के जीवन शैली में सुधार हो, लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। तो एक तरह से एक उच्च कोटि की विचारधारा थी, मूल्यांकन कर रहे हैं तो साबित कर रहे हैं, उच्च कोटि की विचारधारा थी जो स्थापित की किसने बताओ? अशोक ने। और जो वर्तमान में आप लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति विशेषताएं देखते हैं वर्तमान में, जैसे आप लोग पढ़ते हो भारतीय संस्कृति विशेषता वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, तो ये सब उस समय इन जैसे भी शासकों की देन है जिन्होंने क्या है उस समय लोगों के जीवन में इस प्रकार की विचारधारा का उदय किया। और अशोक के समय इस नीति का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों में जीवन स्तर में सुधार हुआ। लेकिन अशोक के बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे। इस कारण से क्या है फिर धीरे धीरे इस नीति
जो अशोक ने दम्भ नीति अपनाई थी, उस दम्भ नीति का दुरुपयोग होने लग गया। दम्भ महापात्र हैं वो भी एक तरह से भ्रष्ट हो गए और धीरे धीरे नीति और विचारधारा क्या है, सामान्य जीवन से धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये अपन ने इस पॉइंट में अपन ने पढ़ा कि अशोक की दम्भ नीति या अशोक का दम्भ किसे कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि अशोक का दम्भ किसे कहते हैं, फिर अपने अशोक के दम्भ के सिद्धांत देखे, फिर उसने लोक कल्याण कार्य किस प्रकार से किया, फिर इस दम्भ को प्रचार के लिए उसने क्या किया, और फिर दम्भ नीति का मूल्यांकन देखे अपने किस किस प्रकार से हैं। तो अपन पाएंगे, और आज के क्लास में अपन ने अध्ययन किया कि किस प्रकार से आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अशोक महान। अब आपको एहसास हुआ होगा कि अशोक महान क्यों कहलाया। उसके पीछे उसकी विचारधारा थी और उसकी शासन व्यवस्था का तरीका था। तो अब 2 लेसन अपन ने पढ़े, अभी 2 क्लास अपन पढ़ी, उस 2 क्लासों में अपन ने पढ़ा कि साहब पहले तो मौर्य काल की राजनीतिक उपलब्धियाँ, फिर अपन ने यहाँ पर देखा अशोक का दम्भ। अब आगे पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन, यानी मौर्य काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, वो अगला बिंदु रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।